स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर 5th। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल एनर्जी के बारे में और साथ में कंडक्टर्स के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे हम देखते हैं कि टॉर्क के बारे में हमें पढ़ना है, और टॉर्क के कारण हमें जो वर्क करना पड़ता है वो किसके रूप में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। टॉर्क कौन सा है? ये वही टॉर्क है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि डाइपोल को जब भी हम किसी एंगल पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है वो याद रखना, पी ई साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था। और सेकेंड पार्ट जो है इस लेक्चर का, उसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर किस प्रकार की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम वर्क निकालते हैं, वो कौन सा वर्क? जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रख दिया जाए। हमें ये पता है कि इसकी जो नेचुरल पोजीशन होती है, जो इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो किधर होती है? वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जहां पर इसके साथ में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का। यहाँ पर -q और ये +q। इससे इसका एंगल कितना बना दिया हमने? थीटा। अब हमें पता है जब इसकी टेंडेंसी इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, और हमने इसको जब एंगल पर लेके जाओगे तो इस पर हमेशा क्या हो रहा है? टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क किधर घुमा रहा है? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो जब डाइपोल को थीटा एंगल पर रखने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क किसके इक्वल होता है? उस डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल एनर्जी बोलते हैं। हम निकालेंगे कैसे? इसका तरीका क्या रहेगा? एक बार के लिए ऐसे मानो कि हम इस टॉर्क के अगेंस्ट इसको घुमा रहे हैं, और घुमाते समय हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो कितना है? डी थीटा है। बहुत छोटा सा, इसको मैंने बहुत छोटे पार्ट्स में काट दिया। और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टॉर्क लगा था, जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया था, वो टो है। तो हमें पता है जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है F.ds। और अगर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना हो रोटेशनल मोशन में, तो हम क्या करते हैं? फोर्स की जगह यूज करते हैं टॉर्क, और ds की यूज करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉ डी थीटा। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है। तो हमने यहाँ पे लगाया dw इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। हमें क्या करना होगा? इसको इंटीग्रेट करना होगा। मान लो किसी भी पोजीशन θ1 पर है ये, और उसको घुमाकर हमने किधर कर दिया? θ2 पर कर दिया। एक जनरल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, बाद में हम कुछ केसेस के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2। तो वर्क जो आएगा हमारा, वो हमने इंटीग्रेट कर दिया θ1 से θ2 तक, टॉ डी थीटा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? टॉ की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमने पता है कितनी होती है? पी ई साइन थीटा। पर यहाँ पर आपकी नोट करने वाली बात यह है कि जैसे हम इस पे पुट करेंगे θ1 टू θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर P और E दोनों ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो थीटा की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस का कोस थीटा। कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। जैसे ही हम क्या करेंगे? इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो W की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? PE। जब θ2 अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस का कोस θ2, फिर माइनस जब θ1 अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोस θ1। तो लास्ट में आंसर हम लिख देंगे W इज इक्वल टू PE माइनस PE cos θ1 माइनस कॉस थीटा। θ1 वो है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, और θ2 वो है जो इसकी फाइनल पोजीशन। ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसके कुछ केसेस पढ़ने कि कुछ θ1 और θ2 की कुछ फिक्स वैल्यूज होगी। हमें पता है हमेशा क्या कितनी हम लेते हैं, या तो 0 या 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इन तीनों पर हमें इनके केसेस पढ़ने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 डिग्री का जो केस है, 90 डिग्री वाले टाइम में ध्यान हमेशा ये रखना है, यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है इसकी? 0। इसके दो रीजन है। एक तो वो मैथमेटिकल रीजन है जो अभी आपको पता चल जाएगा, पर इसका जो एक फिजिकल मीनिंग के हिसाब से हम समझ सकते हैं वो देखना कैसे। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, और हमने पढ़ा है कि जब एक लाइन के अलोंग की बात करते हैं, जब आप यहां से इंफिनिटी से एक प्लस क्यू चार्ज को यहां पर लेके आओगे, प्लस क्यू को हमने यहां पर रख दिया, हमें जो वर्क करना पड़ा मान लो वो डब्ल्यू करना पड़ा। पर सेम अगर आप माइनस क्यू को इसी लाइन पर लेके आओगे, जो दोनों एक ही दूरी पर है, माइनस क्यू को आपने यहाँ पर लेके आए, तो हमें नेगेटिव डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 0। अगर वर्क हमें करना ही नहीं पड़ा, नेट वर्क 0 है हमारा, तो हम ये कहेंगे
कि इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 90 डिग्री वाली जो पोजीशन होती है उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है। तभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द वर्क डन रोटेटिंग इट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पोजीशन, और उस पोजीशन पर हमेशा 90 डिग्री पर यू की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाती है कि जहां पर जीरो है। अब इससे या तो आगे होगी तो प्लस हो जाएगी, पीछे होगी तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर तभी हम क्या करते हैं, कई केसेस में जब थीटा वन की वैल्यू क्या रख देते हैं, 90 रख देते हैं। 90 जब रखेंगे और किसी एंगल थीटा की हम बात करते हैं, ये तो है 90 डिग्री पोजीशन, इससे दिखा देते हैं, ये है 90 डिग्री पोजीशन और ये वाली किसी भी एंगल थीटा की पोजीशन है। इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो निकाल लेते हैं 90 टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वही पी साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा। या फिर हम सीधा भी ये कर सकते हैं, आप ये देखो, हमें अभी जो फॉर्मूला हमने निकाला था पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, थीटा वन अगर हमारा 90 हो, थीटा टू हमारा कोई भी थीटा हो, वैल्यू पुट करते क्या बनेगा, पी ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos थीटा, और cos 90 हमें पता है कितना होता है, जीरो होता है। कितना बचा, माइनस का cos थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का पी cos थीटा, ये आ गया माइनस का पी cos थीटा। और पी cos थीटा याद करो क्या होता है, ए बी cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, पर कब, जब इस ये थीटा कौन सा हो, ए और बी के बीच का एंगल हो, और यहाँ पर भी ये थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच का एंगल होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट ई, हमने लिख दिया पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये जो एनर्जी है वो हमेशा याद रखना क्या होती है, डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। टॉर्क कितना होता है इस पर, वो हमेशा याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू द पी क्रॉस ई, और प्लस का होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस की होती है, और कितनी होती है, माइनस की पी डॉट ई होती है। ये माइनस कभी मत भूलना बस आप, ठीक है। अब देखो इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब सीधी सी बात ये है, थीटा इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दो केस हमें देखने हैं। पीई टॉर्क कितना होता है, आप जीरो जैसे ही रखोगे आप, जीरो आएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब इसकी वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो डिग्री रखोगे थीटा की वैल्यू, तो आएगी माइनस की पीई, ये होती है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, माइनस की पीई, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्लस की पी, जब आप 180 रखोगे, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस की एक, याद, ठीक है। मतलब क्या है, देखो फिजिकल मीनिंग क्या है, डाइपोल को जब जीरो डिग्री पर आप रखते हो, जीरो डिग्री मतलब पी और ई के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो, उस समय इसको कोई मतलब नहीं, इसको कहीं नहीं जाना है, इसको अगर आप थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो भी वो वापस उसी पोजीशन पर आने का ट्राई करेगा। परंतु अगर आप 180 डिग्री पर रखोगे, फिक्स 180 डिग्री पर वो कहीं नहीं लेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, पर ऐसी इक्विलिब्रियम में रहेगा जहां पर उसको आपने छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो घूम कर किधर आएगा, जीरो डिग्री वाली पोजीशन पर आ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो वापस उसी पर नहीं आने की कोशिश करता। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा हो, अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करूँ तो वापस किधर आने की कोशिश करेगा, अपनी मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। परंतु यहाँ पर ये स्थिर तो रहेगा, पर जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा वापस इधर नहीं आएगा, ये तो और आगे जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी इक्विलिब्रियम होती है, अनस्टेबल, और इधर वाली स्टेबल। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द डाइपोल इज हैप्पी, इसको कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं जाना, एंड रेस्ट इफ नज्ड इट विल रिटर्न टू दैट पोजीशन, मतलब क्या है, वो वापस उसी पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। परंतु जब डाइपोल इज बैलेंस्ड, परंतु सेकंड वाली केस में क्या है, डाइपोल इज बैलेंस्ड बट वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब दोबारा जैसे ही हम क्या करेंगे, स्लाइटेस्ट नज भी इसको देंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट देंगे, वापस क्या होगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा सा है, ये प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, और आपको किस तरीके से याद रखना है। आप एक चीज देखो, जब हम किसी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको हम पास में लेके आते हैं, पास में लेके आएंगे तो कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, दो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। और रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जब हमें वर्क करना पड़ता है उस समय हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और अगर हमें दो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास में लाना पड़ेगा तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, तो हमारा वर्क ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिर, ब्रिंग क्लोजर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पर कब, जब लाइक चार्जेस हो, और अगर हम दूर लेके जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। परंतु अगर चार्जेस ऐसे हों जो कि अनलाइक हो, मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि दो, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जब हम इनको पास में लेके आएंगे
तो हमेशा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। परंतु अगर आपको पता है जब दो अलग अलग चार्जेस को आप दूर लेके जाते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है, तो उस समय क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, तो अगर हमें वर्क करना पड़ता है पर अगेंस्ट नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब हम क्या होती है, तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और जस्ट अगर हम उल्टा समझें तब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक समय पढ़नी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक कंडक्टर दिखाया गया है और इनिशियल स्टेट दिखाई गई, मतलब स्टार्टिंग में जब टी की वैल्यू, टाइम जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, उस समय की बात, टाइम स्टार्ट नहीं होगा, टाइम तो हमेशा चलता है, पर हम t इज इक्वल टू जीरो कब लेते हैं वो ध्यान रखने वाली बात है। टी कभी भी जीरो नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे देखेंगे कि टी कब जीरो था। इसका मतलब ये होता है जहां से भी आपने प्रैक्टिकल या मेजरमेंट करना स्टार्ट किया है उस टाइम को हम टी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो क्या होगा, एक शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिफ्टिंग मतलब जैसे मान लो आप इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज, जिधर जाता है वहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक बार समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव अगर इधर है तो हमने इंडक्शन पढ़ा है, और इंडक्शन के कारण हमेशा क्या होता है, जो इसके पास वाली जो सरफेस होती है उस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। और जो दूर वाली सरफेस होती है, जो नेगेटिव वाली पोर्शन की कह सकते हो या इससे इससे दूर कह सकते हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो अंत में इस प्रकार से कुछ स्थिति मिलती है आपको, जो थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है। एक तरफ जो है पूरे तरीके से नेगेटिव चार्जेस जो है वो अरेंज हो जाएंगे, दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो जाएंगे। और ये क्यों होता है वो आप समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज, हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी और सेम मैग्नीट्यूड की होगी। मतलब क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट होगी। इसको आप जैसे इधर लेके आओगे, इधर लेके आने आते क्या होगा, ये बनेगा प्लस का इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, दोनों का सम कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता। तो अब से आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, पर नेट जो रिजल्ट इसका है वो कितना है, वो जीरो। टोटल मिलके बाहर वाला एक्सटर्नल भी आता है और अंदर इंटरनल जनरेट होता है, दोनों मिलकर आपस में कितना बनाते हैं, जीरो। तभी यहाँ लिखा था एन इंटरनल फील्ड एग्जैक्टली कैंसल्स द एक्सटर्नल फील्ड। टोटल मिलके हमेशा कितने बनाते हैं, जीरो। तो अभी तक हमारे पास तीन ऐसे केसेस आए थे। जब पहली बार हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो किसी कंडक्टर में एंटर ही नहीं करती, पर अब आपको समझ में आ गया हो कि एंटर तो करती है, पर नेट रूप से उसका रिजल्ट दिखता है वो कितना होता है, जीरो होता है। सेकेंड टाइम में हमने गाउस लॉ जब पढ़ा था स्फेरिकल सेल में, उसका थर्ड केस जो पढ़ा था उसमें हमने प्रूफ किया था कि अंदर जो है टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में हमने बात की थी। तो मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तीसरा जो अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब हमें कुछ 5 प्रॉपर्टीज आपके बुक में दी गई हैं और पांचों जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सीधी पूछी जा सकती हैं। हर एक प्रॉपर्टी का अपना अलग महत्व है। तो देखिए उसको, अब कोई भी एक आइडियल कंडक्टर होगा उसके बारे में 5 प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब देखो क्या है। पहली बात तो द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली जीरो। मतलब क्या है, हमेशा अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। और जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर दिया गया है, इस कंडक्टर के अंदर ये जो पार्ट है वो एक तरह से क्या है, एक खाली जगह, कोटर है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक कैविटी है। इस कैविटी में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पर बाई चांस अगर कैविटी नहीं भी हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारा का सारा चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो उसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेट इलेक्ट देखो, तो इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि नेट जो चार्ज होगा इसके अंदर वो भी कितना होगा, जीरो का। ये दोनों ही आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि गाउस के एप्लीकेशन में हमने किया भी था कि क्यू जो जीरो आता है उसी के कारण तो ई की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। मतलब एक स्टैटिक कंडीशन में देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम। अब एक चीज समझना, जब सारा का सारा चार्ज कहां पर है, इसके सरफेस पर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ई जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं हो, कल वाले केस में हमने पढ़ा था, पर परपेंडिकुलर नहीं होने बजाय किसमें हो, किसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे। एक वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, जो कि हम ये से मान सकते हैं
एक वो कंपोनेंट जो इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, जिसको हम ई कॉस थीटा कह सकते हैं अगर ये थीटा, और ये है ई साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा उसके कारण यहाँ पर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि एफ जो होता है वो होता है क्यू इंटू ई, और ई कितना, ई कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, चार्ज फ्लो करेंगे, फ्लो करेंगे में करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की धज्जियां उड़ गई। यहाँ पर स्टैटिक्स की बात चल रही है, चार्ज मूव करना ही नहीं चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि चार्ज मूव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए चार्ज नहीं मूव करना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है। कारण इसका क्या है, यहाँ पर अगर मूव कर गया तो स्टैटिक कंडीशन रही कहाँ, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन का यहाँ पर रोल इसलिए है क्योंकि हम पढ़ेंगे जब तक आप एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते हो चार्ज कैसे मूव कर सकता है। और इसका मतलब ये हो गया आपने कोई एनर्जी नहीं दी, चार्ज अपने आप मूव कर रहा है, करंट अपने आप फ्लो हो रहा है, और जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एट द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एक्जैक्टली नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, अदरवाइज सरफेस चार्ज वुड फ्लो, मतलब ये फ्लो करने लग जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ऐसा जो सारा का सारा कंपोनेंट होता है वो किधर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। all excess charges resides exclusively on the outer surface, मतलब सब सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होता है, इसके आउटर सरफेस पर होता है। ये जो पॉइंट है ना इसको और समझ लेना आप से, ये क्या है, ये कहना चाहता है जैसे मान लो अपने को कोई चार्ज है, इन्फिनिटी से लेके आना है, इन्फिनिटी से हम इसको लेके आए, हमने यहाँ तक आने पर इसके अगेंस्ट हमें वर्क किया, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, मान लिया डब्ल्यू किया, और इस डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज ये इतना पोटेंशियल जो है वो इसके सरफेस के ऊपर है। अब हमें ये पता है इसके सरफेस पर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो सेम करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम। पर जैसे ही आप अंदर लेके जाओगे, क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो इसके सरफेस तक लेके आओ या इसके अंदर कहीं पर लेके जाओ, और अंदर कहीं पर भी घुमाओ, इस पे आपको एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो पोटेंशियल होगा वो केवल इसके सरफेस तक का ही होगा, और सरफेस के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा जो कि इसके सरफेस के ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड इक्वल्स टू द सरफेस वैल्यू। मतलब क्या है, इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। रीजन हमने जो वर्क किया है वो इसकी सरफेस तक लाने में किया है, इसके बाद में हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। तो आप कहीं पर भी लेके जाओ इसके पूरे वॉल्यूम में, उसकी वैल्यू क्या रहनी है, हमेशा सेम रहनी है, कॉन्स्टेंट रहनी है। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, ये एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है पर पोटेंशियल की वैल्यू नॉन 0 है। ये याद रखना कि अगर परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आ रहा है कि कोई भी एक कंडक्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तब तो हम कहेंगे नॉन 0 होगी। कितनी होगी वो एक अलग बात है, नॉन 0 होगी पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 की। तो ध्यान रखने वाली बात है क्या कि दिमाग में ऐसे चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो सब कुछ 0 होगा, ऐसा नहीं है। एक ऐसी भी स्थिति थी जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, और इसके जो इक्विटोरियल प्लेन होता है, इस इक्विटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन 0 होता है जो कि माइनस kp/r³ होता है, पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये दो ऐसी अलग अलग स्थितियां हैं जहां पर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पर पोटेंशियल है, एक में पोटेंशियल नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों को भी हमें साथ में याद रखना है। एक लास्ट टॉपिक जो है इस लेक्चर का वो ये है, किसी भी एक सरफेस के ऊपर अगर हमें, जैसे मान लो ये सरफेस है और इसका हमने छोटा सा पार्ट काट लिया और इसमें चार्ज भी है, प्लस चार्ज है, मान लीजिए हमने ले लिया, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये प्लस क्यू रहा, ठीक है। इसको हमने कैप से बंद कर दिया, और कौन से कैप से, जैसे मान लो कोई छोटा सा बोतल का ढक्कन होता है, उस ढक्कन के तरीके का हमने क्या बना दिया, एक गॉसियन सरफेस से बना दिया, गाउसी पृष्ठ बना दिया। यहाँ से हमें पता है किसी भी प्लेट के कारण या किसी भी सरफेस के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, ये बाहर की ओर दिखा रखा है इसमें। और साथ में जो ds वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, वो भी बाहर की ओर होता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। जैसे हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, गाउस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू देखो, dq की वैल्यू क्या है, जो चार्ज इसके अंदर है और वो जो चार्ज है वो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो dq की वैल्यू क्या आ गई, तो dq की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू ds। सिंस E is normal to the surface, the dot product E dot ds simplifies to EDS। मतलब क्या है, EDS cos थीटा हम लिखेंगे इसमें। देखो इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, E dot ds को EDS cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, cos 0 होता है 1, तो EDS बचेगा, EDS हमने लिख दिया, इज इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे देखो dq की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds से ds कट गया, बचा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप।
मतलब नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि नॉर्मल क्या लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखने वाले क्या चीज है, दो केसेस हमारे पास आए थे, एक तो मेटल प्लेन शीट हो, प्लेन शीट के कारण तो वैल्यू कितनी आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक किसी सरफेस के कारण कितनी आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना कहाँ पर दो आएगा कहाँ पर दो नहीं आएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।